सो हाय, दिस इज शुभम एंड आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट किडा। और आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स मॉडल पीडीएफ के न्यूज को, यानी कि 16 से लेकर 23 मार्च के पीडीएफ को आज हम लोग रिवाइज करेंगे। ये वही पीडीएफ है जो कि आपको वीक के बाद, है ना, वीक के बाद आपके पास एक वीकली पीडीएफ आता है जिसमें डेली न्यूज का कंपाइलेशन होता है। इसी पे बेस्ड आपको एक एमसीक्यू टेस्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसे आप अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, तो इसी पीडीएफ के न्यूज को आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूज वही है जो कि हम लोग डेली क्लासेस में डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे इस तरीके से देखेंगे जैसे आप चीजों को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ये सेशन होने वाला है, तो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगा। आइए डिस्कस करते हैं। पहला न्यूज है बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड। क्या कह रहा है कि इंडिया की जीडीपी पिछले 10 सालों में डबल हो गई है। ठीक है, और आने वाले समय पे जापान की जीडीपी को ये आउटपेस कर देगी। तो आईएमएफ की एक डेटा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक डेटा है, जहां पे बताई जा रही है कि 2015 में इंडिया की जीडीपी कितनी हुआ करती थी, 2.1 ट्रिलियन। और आज 2025 में इंडिया की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन है, यानी कि 105% की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी है जीडीपी के अंदर। इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में यूएसए की जीडीपी इस रफ्तार से, मतलब इतना ग्रोथ हुआ है यूएसए की जीडीपी, मतलब यूएसए की जीडीपी अगर 100 रुपए थी तो कितनी हो गई है, 166 हो गई है। चाइना की जीडीपी अगर 100 रुपए थी तो 144 हो गई है। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी की बात करूं, है ना, तो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है? भारत है। पहले नंबर पे यूएसए, फिर चाइना, फिर जर्मनी एंड फिर जापान आपको देखने को मिले। पांचवें नंबर पे आपको इंडिया। ठीक है, 2025 के एंड तक हम जापान को आउटपेस कर देंगे, जर्मनी को आउटपेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज इज राहुल भावे हैज बीन अपॉइंटेड एज आईएफसीआई न्यू एमडी एंड सीईओ, यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए काम करेगी, इसके नए एमडी एंड सीईओ के रूप में 3 साल के लिए राहुल भावे जी को अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, नेट ईसीबी यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इनफ्लो सर्च ओवर 2x टू 18.4 बिलियन। ठीक है, तो यहां पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की बात हो रही है। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का मतलब क्या होता है? वो बोरिंग या फिर वो लोन, ठीक है, जो कि लिया जाता है इंडियन कंपनी के द्वारा नॉन रेसिडेंट बैंक, है ना, किसी नॉन रेसिडेंट बैंक से जब इंडियन कंपनी लोन लेती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की बात। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से रिलेटेड एक डेटा आया जहां पे अप्रैल 2024 से लेकर जैन 2025 के बीच में आप देखोगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो है वो डबल हो गया है, 18.4 बिलियन पहुंच गया। पहले शायद 9 पॉइंट सम बिलियन होगा, तो ये डबल हो गया। ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस या एग्रीगेट बेसिस फ्रॉम अप्रैल 2024 टू जनवरी 2025, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब हम कितना अप्लाई कर रहे हैं लोन्स के लिए, वो इतना है, और कितने लोन डिस्पर्स हुए हैं तो इतने लोन। ठीक है, इसमें से और कौन सी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो आप देखोगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ईसीबी इन जनवरी 2025 ये 129 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, एसओएफआर रेट जो भी है 85 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हो रहा है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, जो कि एक बेंचमार्क रेट है। एसओएफआर जो है एक बेंचमार्क रेट है। ठीक है, जिसने अगर आपको याद हो माइबोर को रिप्लेस किया था। ठीक है, लाइबोर को रिप्लेस किया था, सॉरी। ठीक है, इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में चलता है एसओआरआर, उसने रिप्लेस किया था माइबोर को। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स। तो एक ऐसी एप्लीकेशन, एक कैश मैनेजमेंट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एमडीजी नेक्स्ट। कौन लॉन्च कर रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि कैश मैनेजमेंट नीड्स, है ना, किसकी नीड्स? तो कॉर्पोरेट कंज्यूमर्स की नीड्स को पूरा करने का काम करेगा। इंडियाज रेमिटेंस ट्रेंड 2024। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस होता है भैया एक देश से दूसरे देश में, है ना, एक देश से दूसरे देश में या तो फैमिली या तो कंपनी में पैसा भेजना। ठीक है, तो इनवर्ड रेमिटेंस मतलब भारत में पैसा आ रहा है, आउटवर्ड रेमिटेंस यानी कि पैसा जा रहा है। तो इंडियाज रेमिटेंस ट्रेंड्स की बात की जा रही है। As per result of sixth round of RBI India's remittance survey covering 2023-24 की डेटा है, लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेमिटेंस भारत के अंदर कहां से आ रहा है? भारत के अंदर इनवर्ड रेमिटेंस की बात हो रही है। सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस आप देखोगे
ऑफ द टोटल रेमिटेंस यूएसए से 27.7% रेमिटेंस आ रहा है, फॉलोड बाय यूके जहां पे 19.2% ऑफ द टोटल रेमिटेंस आ रहा है। ठीक है, अकेले यूएसए, यूके, सिंगापुर, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया से भारत में अगर 100 रुपए रेमिटेंस आ रहा है तो इन पांच कंट्रीज से 50 रुपए से ज्यादा का रेमिटेंस आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं जीसीसी नेशंस की बात करूं जहां पे आपको 6 देश देखने को मिलेंगे, इनका शेयर इंडिया की रेमिटेंस में इतना परसेंट है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑल्सो कुछ और डेटा यहां पे दिया गया है, जैसे 78% ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स यूएसए के अंदर हाई अर्निंग जॉब्स के अंदर है। ठीक है, स्टेट्स की बात करूं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आ रहा है, फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। ऑल्सो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो इंडिया का जो शेयर है इन वर्ल्ड रेमिटेंस, ये 14% से ग्रो हुआ है 2024 में, जो कि 2001 में 11% था। ठीक है, रेमिटेंस टू इंडिया, इंडिया का जो इनवर्ड रेमिटेंस है वो 2029 में 160 बिलियन पहुंच जाने वाला है। ठीक है, इंडिया के अलावा मैक्सिको वो देश है, चाइना, फिलीपींस, जहां पे सबसे ज्यादा रेमिटेंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, सभी बोर्ड अप्रूव्स डबलिंग डिस्क्लोजर थ्रेशोल्ड फॉर एफपीआईज टू रुपीज 50,000 करोड़। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब एक फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है हमारे लिए फॉरेन इन्वेस्टर कौन होगा? जो देश के बाहर रह रहा है। तो देश के बाहर का इन्वेस्टर जब हमारे देश के फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है, इसी को हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है सभी ने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ डबल इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर एफपीआई डिस्क्लोजर टू 50,000 करोड़ फ्रॉम करेंट 25,000 करोड़। तो यहां पे डिस्क्लोजर की बात करिए, यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट एंटिटीज जो कि भारत के अंदर सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए डिस्क्लोजर नॉब जो है वो 50,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपकी एसेट को होल्ड कर रही है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट रख रही है 50,000 करोड़, तो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करने की बात यहाँ पे की जा रही है। गवर्नमेंट विड्रॉस 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन अनियन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। तो यहाँ पे देखिए, अनियन के लिए ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी को यहाँ पे रिड्यूस खत्म किया जा रहा है ना। देखो क्या हुआ, पहले क्या हुआ था कि अनियंस जो है ना, जब अनियंस को जब हम डोमेस्टिक प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड भी होती है। तो पहले क्या होता था कि एक्सपोर्टर्स जो है उसे बाहर बेच देते थे, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो डोमेस्टिक कंजप्शन है उसकी डिमांड बढ़ जाती थी। मान लो भारत में 100 लोग रहते हैं और ये 100 लोग 100 केजी अनियन क्या करते हैं भैया, खाते हैं। ठीक है, भारत में 100 लोग 100 केजी अनियन खाते हैं, यानी कि एक आदमी 1 केजी अनियन खाता है। अब भारत के अंदर 100 केजी अनियन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, यानी कि भैया भारत की डिमांड को पूरा कर रहा है। बट एक्सपोर्टर्स ने क्या करा, एक्सपोर्टर्स ने भैया इसे बेचना शुरू कर दिया। जब बेचना शुरू हो गया तो 100 केजी अनियन कम हो जाएगा। लेट्स से एक्सपोर्टर ने 20 केजी अनियन बेच दिया, यानी कि बचा कितना, 80 केजी। अब 80 केजी अनियन है, डिमांड है 100 केजी की, तो ऑब्वियसली है जब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई उतना ही है तो चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भैया गवर्नमेंट ने 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया था कि भैया ताकि आप लोग क्या ना बेच पाओ, अनियंस को डोमेस्टिक फॉरेन मार्केट में ना बेचो। अब इसी अनियन के ऊपर से 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी जो इंप्लीमेंट किया था, इसको विड्रॉ किया गया है, 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कब से था, तो सितंबर 2024 में से इंप्लीमेंट किया गया था। अगर मैं बात करूं टोटल अनियन एक्सपोर्ट की टिल मार्च 18 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, मार्च 18 फाइनेंशियल ईयर 25 तक जब से एक्सपोर्ट हुआ था, तब से आप देखोगे 1.17 मिलियन टन अनियंस को हमने एक्सपोर्ट किया है, बेचा है। मंथली अनियन एक्सपोर्ट की बात करूं तो 1,85,000 टन्स अनियंस को हमने एक्सपोर्ट किया। ठीक है, जनवरी 2025 में, और सितंबर 2024 में हमने 72,000 टन किया था। रबी अनियन आउटपुट की बात करूं कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 22.7 मिलियन टन अनियंस जो हमने प्रोड्यूस किया है 24-25 में, जो कि 23-24 के मुकाबले 18% ज्यादा है। ठीक है, रबी अनियन जो है वो अनियन के 70-75% जो है वो अकाउंट करता है ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, एनपीसीआई इंटरनेशनल एक्सपैंड यूपीआई पेमेंट इन सिंगापुर थ्रू हिट पे पार्टनरशिप। तो एनआईपीएल यानी कि एनपीसीआई की जो इंटरनेशनल सब्सिडरी है, यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है, एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है,
प्लस सिंगापुर का हिट पे ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं। कोलैबोरेट किस लिए कर रहे हैं? ताकि यूपीआई लाइक सिस्टम को, मतलब यूपीआई का एक्सेप्टेंस सिंगापुर में भी हो सके। मतलब सिंगापुर में लेट्स से सिंगापुर में जो इंडियन ट्रैवलर्स जा रहे हैं घूमने के लिए, तो कैसे पेमेंट करेंगे? तो यूपीआई की मदद से ही पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए एनआईपीएल एंड हिट पे, जो कि सिंगापुर की एंटिटी है, वो कोलैबोरेट कर रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है एक 5 मेंबर्स की कमिटी टू द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी। सो यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 नए मेंबर्स को अपॉइंट किया है, ठीक है, टू रिकॉन्स्टिट्यूट इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी। कौन से सेक्शन के अंदर? अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999 के अंदर, एज पर रेगुलेशन 3 ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2000 के अंदर। नए मेंबर्स कौन कौन से हैं? 5, तो ये आपके सामने है, ठीक है। याद रखना, इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी के अंदर, इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी का नाम क्या है? जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेकमेंड करेगी, है ना, क्या नॉर्म्स इंप्लीमेंट करने चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एनहांस हो सकता है, ये इसका काम है, ठीक है। तो इसमें आपको 25 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, एक्सक्लूडिंग चेयरपर्सन एंड अदर आपको एक्स ऑफिशियल मेंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी के अंदर 5 मेंबर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। आरबीआई ने इंपोज किया है पेनल्टी ऑन सिटी बैंक एंड आईडीबीआई बैंक। तो 36.28 लाख का पेनल्टी सिटी बैंक के ऊपर, है ना, एंड 36.30 लाख का पेनल्टी आईडीबीआई बैंक के ऊपर। नेक्स्ट इज टीसीएस पार्टनर विद द कुंबरलैंड बिल्डिंग सोसाइटी टू ट्रांसफॉर्म इट्स कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो टीसीएस एंड कुंबरलैंड बिल्डिंग सोसाइटी, जो कि यूके की, इसने एक एमओयू साइन किया जहां पे, है ना, कुंबरलैंड बिल्डिंग सोसाइटी के कोर बैंकिंग को, है ना, इनहांस करने की बात, मॉडर्नाइज करने की बात की जाएगी, जिसके लिए टीसीएस बैंक्स, डिजिटल होम लेंडिंग सॉल्यूशन एंड क्वार्च, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करेगा, जो इनकी ही इनिशिएटिव्स है। कोटक म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूसेस छोटी एसआईपी टू मेक इन्वेस्टमेंट मोर एक्सेसिबल। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया है छोटी एसआईपी। इससे क्या होगा? इससे ऐसे ऑडियंस, ऐसे कस्टमर्स जो बड़े इंस्टॉलमेंट वाली एसआईपी को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो भी एसआईपी कर सकते हैं। मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें 250 रुपए होने वाला है एंड मिनिमम इंस्टॉलमेंट ऑन ए मंथली बेसिस 60 रुपए होने वाला है, ठीक है। IDFC First Bank introduces ACE feature on its mobile application to provide 2500 plus mutual fund option। तो IDFC First Bank ने अपने IDFC एप्लीकेशन के ऊपर ही एक ACE नाम का फीचर ऐड किया है। इस फीचर की मदद से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि 2500 से ज्यादा जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलने वाली है, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। आरबीआई ने अपॉइंट किया है इंद्रानिल भट्टाचार्य को एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 19 मार्च 2025 से इनका टेन्योर शुरू हो चुका है। ये आरबीआई के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च को लीड करेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो, अजीत रत्नाकर जोशी जी को भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, जहां पे ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे। करंटली आपको 16 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के अंदर देखने को मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास अभी भी जून 30 2025 तक का समय है, अगर वो यूपीएस के लिए ऑप्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि भैया एलिजिबल है? तो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूपीएस के लिए एलिजिबल है ना, जो कि 1 अप्रैल 2025 से सर्विस में है और एनपीएस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। एनपीएस में उनका कंट्रीब्यूशन जा रहा है। नए रिक्रूट्स हु जॉइन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहां पे एलिजिबल होने वाले हैं यूपीएस के लिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए, जो कि नौकरी को 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु वर कवर्ड अंडर एनपीएस, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि एनपीएस में ऑलरेडी कवर्ड है बट उन्होंने वॉलंटरी रिटायर ले लिया, ठीक है ना, ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025, ये भी यूपीएस के लिए क्या होने वाले हैं। यूपीएस के अंदर आपका मंथली कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है? तो आपके बेसिक पे का, जो भी आपकी बेसिक पे है ना, हर रेजिग्नेशन की बेसिक पे अलग होती है, ठीक है। तो आपकी बेसिक का पे का 10% जो है वो आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हो। सभी कट्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट टू ₹1000।
यहां पे भैया क्या हो रहा है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, तो सेबी ने रिड्यूस किया है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। पहले कितना था, पहले आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 10,000 रुपए, है ना, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में 10,000 रुपए ही, 10,000 से कम जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। अब जो है 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक टाइप का स्टॉक एक्सचेंज है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक टाइप का स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अब इनको भी पैसों की जरूरत है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए, तो ये कहां से पैसे उठाएंगे, तो यहीं से पैसे उठाने का काम करेंगे, ठीक है। तो 10,000 पहले हुआ करता था, 10,000 से कम आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, अब 1,000 रुपए से भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर डोनेटिंग मनी टू नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप पैसा डोनेट करते हो बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वो वेलफेयर इनिशिएटिव्स में काम करते हैं। डीपीआईआईटी एंड यस बैंक ने पार्टनरशिप किया है टू स्ट्रेंथन इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो डीपीआईआईटी व्हिच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड यस बैंक एक पैक्ट साइन कर रहे हैं टू फैसिलिटेट फंडिंग एक्सेस, मेंटोरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप। मतलब इस पर्टिकुलर एमओयू के तहत जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, जो बिल्कुल नए नए स्टार्टअप्स हैं, उनको हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, मेंटोरशिप भी देंगे, इंफ्रा भी प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो डीपीआईटी ने किंडरल सॉल्यूशंस के साथ एक पैक्ट साइन किया है, सिमिलर पैक फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप इन मैन्युफैक्चरिंग आईटी सेक्टर। यहां पे अर्ली स्टेज स्टार्टअप कोई भी सेक्टर से हो, यहां पे अर्ली स्टेज स्टार्टअप बट मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी सेक्टर से, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो यहां पे भैया क्या हो रहा है, देखो देखिए, सो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, किसके लिए, पीएफसी के लिए। इसके मदद से आप 10,000 करोड़ तक जो है वो पैसा रेस कर सकते हैं। बॉन्ड जो है ये इशू किया जाएगा विद डिस्काउंट ऑफ 49,546 फॉर अ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, ठीक है। तो भैया बाकी का क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। इन्वेस्टर जो है वो इतना पे करेगा, बट मैच्योरिटी के टाइम पे इतना उसको मिलने वाला है, तो जो जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको इतना प्रॉफिट हो मिलने वाला है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड प्राइस में बेसिकली आपको 1 लाख रुपए रेस करना है, ठीक है, तो इन्वेस्टर जो है आपको इतना पे करेगा, और मैच्योरिटी टाइम पे भैया इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए मिलने वाला है। मैच्योरिटी वैल्यू 121 मंथ या फिर 10 साल 1 मंथ होने वाला है ना। कैप ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी इशूड 10 लाख, टू बी इशूड ऑन बिफोर मार्च 31 2027 तक इशू होना चाहिए। जीरो कूपन बॉन्ड जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डजंट पे इंटरेस्ट ड्यूरिंग इट्स टर्म बट इंस्टेड सोल्ड एट अ डिस्काउंट टू इट्स वैल्यू। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा बॉन्ड जहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली रेजिंग फंड के लिए इसे लॉन्च किया जाता है, बट यहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको इशू किया जाता है, ठीक है। अब मेच्योरिटी के टाइम पे आपको वो अमाउंट मिलता है। बैंक सीडी इशुएंस यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशुएंस टच एन ऑल टाइम हाई ऑफ 10.58 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो यहां पे एज पर आरबीआई का डेटा, प्राइमरी मार्केट इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बाय बैंक ये 34% ईयर इन ईयर ग्रोथ पे है। कितना पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 25 में, 10.58। पहले ये कितना हुआ करता था, 7.89 लाख होता था। अब सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या होता है, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इशू करती है। मोटिव क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस को पूरा करने के लिए, मेनली 1 साल तक के लिए होता है, ठीक है। एज ऑफ फरवरी 21 2025 शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्रेडिट ग्रोथ 12% है, डिपॉजिट ग्रोथ 10.6% है, मतलब उधार 12% दे रही है, क्रेडिट और डिपॉजिट कितना आ रहा है, 10.6% आ रहा है। कैनरा बैंक ने हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। तो कैनरा बैंक इंडिया की पहली बैंक बन गई है जो कि डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इनिशिएटिव को लॉन्च कर रही है पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड पोर्टल के थ्रू, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये, है ना, डिजिटल बैलेंस का मतलब क्या होता है, डिजिटल बैलेंस यानी कि आपकी जो भी बैलेंस अमाउंट है वो डिजिटली आपके सामने मौजूद होने वाली है। ये ऑडिटिंग के प्रोसेस के लिए आपको मदद करेगी, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक बिकम्स एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। तो सिटी यूनियन बैंक जो है ये बैंकिंग पार्टनर बन गया है सनराइजर्स हैदराबाद का। सनराइजर्स हैदराबाद जिसके सीईओ काव्या मरन जी हैं।
यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1500 करोड़ स्कीम टू बूस्ट लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन। भीम किसका इनिशिएटिव है? भीम इनिशिएटिव है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव। ठीक है, अगर आपको याद हो कुछ समय पहले हमने बात किया था कि हम लोग 30% कैप रखेंगे ऑन यूपीआई एप्लीकेशन, क्योंकि यूपीआई एप्लीकेशन में आप देखोगे अगर 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो लगभग 70% से ज्यादा ट्रांजेक्शन 70% से ज्यादा ट्रांजेक्शन फोन पे एंड गूगल पे की मदद से हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इनकी डोमिनेंसी आपकी बढ़ रही है, मोनोपोली आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने बोला था 30% हम लोग कैप रखेंगे आने वाले समय पे। साथ ही साथ कहा जा रहा था कि भीम ये भी एक यूपीआई एप्लीकेशन है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था ऑफ ऑल द 100 यूपीआई ट्रांजेक्शन जो भारत में हो रहे हैं साल में 0.5% था। ठीक है, इसको 5% करने की बात यहाँ पे की जा रही थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 1500 करोड़ का इंसेंटिव फॉर प्रोमोटिंग लो वैल्यू भीम यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन फॉर 2024-25। मतलब हम चाहते हैं कि भीम यूपीआई का है ना इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग करें। क्यों करोगे भैया? तो आपको कैशबैक वगैरह रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। ठीक है, रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। तो 1500 करोड़ का यहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है। इट इज रोल्ड आउट टू प्रमोट भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म टू अचीव टारगेट वॉल्यूम ऑफ 200 बिलियन। ठीक है, 200 बिलियन का हमारा टारगेट वॉल्यूम है भैया फाइनेंशियल ईयर 25 का। ठीक है, इंसेंटिव रेट सेट बाय सेंटर फॉर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ अप टू 2000 मेड टू स्मॉल मर्चेंट्स। अगर एक कंज्यूमर मर्चेंट को है ना मर्चेंट को 2000 रुपए बेच रहा है तो यहाँ पे आपको 0.15% का जो कैशबैक वगैरह रिवॉर्ड मिलेगा। बड़े चीजों के लिए नहीं है, बड़े ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है, छोटे ट्रांजेक्शन के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करें। पिरामल फाइनेंस पार्टनर्स विद पंजाब एंड सिंध बैंक टू बूस्ट लेंडिंग इन सभी अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो यहाँ पे पिरामल फाइनेंस है ना जो कि एक एनबीएफसी है। ठीक है, प्लस पंजाब एंड सिंध बैंक के बीच में एक पार्टनरशिप हुआ है जहां पे हम लोग है ना फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर्स के लिए। ठीक है, आरबीएल बैंक ऑफ मॉरिशस साइंस एमओयू टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में जो ट्रेड होता है, ठीक है, तो जनरली जब ट्रेड होता है वो ट्रेड एक ऐसी करेंसी में होता है जो कि ज्यादा डिमांड में है, एक्सेप्टेबल है। तो डॉलर जो है ना, डॉलर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है ट्रेड के दौरान। बट अब हम बात कर रहे हैं मॉरिशस के साथ एक एमओयू साइन करके कि हम लोग लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। मतलब जब माल को खरीदा बेचा जाएगा मॉरिशस के साथ तो इंडियन रुपीस या मॉरिशस का मॉरिशन रुपी में ट्रेड किया जाएगा। गवर्नमेंट सीक 5% यूपीआई मार्केट शेयर फॉर भीम बाय 2028। मैंने अभी आपको बताया कि आपको मोनोपोली देखने को मिलेगा फोन पे। मतलब अगर 100 ट्रांजैक्शन यूपीआई की मदद से किया जा रहा है तो इसमें से 48.2 ट्रांजैक्शन सिर्फ फोन पे की मदद से किया जा रहा है। 100 ट्रांजैक्शन अगर गूगल पे की मदद से किया जा रहा है तो उसमें से 36.8% जो है वो अकेला गूगल पे से किया जा रहा है। तो आप देखोगे इनकी डोमिनेंसी मोर देन 80% हो गया है ना, ज्यादा हो गया, 92% हो गया। तो इनकी डोमिनेंसी को कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 2028 तक हमारा टारगेट है कि भीम यूपीआई को हम लोग प्रमोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग भीम एप्लीकेशन की मदद से यूपीआई ट्रांजैक्शन करें। और हम लोग ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 5% पढ़ना चाहते हैं। मतलब भारत के अंदर अगर 100 ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 100 में से 5% ट्रांजैक्शन भीम यूपीआई की मदद से। ठीक है, ब्रिस्ट पे गेट्स आरबीआई इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो यहाँ पे ब्रिस्ट पे के पास आरबीआई का अप्रूवल आ गया है कि वो एक पेमेंट एग्रीगेटर है ना के तौर पर काम करेगा। किसके लिए? तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए। प्रेजेंट की बात करूं तो एक महीने में 10,000 ट्रांजेक्शन जो है वो है ना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड जो है वो कर रहा है। ठीक है, पीएम अपलॉड्स आरबीआई फॉर विनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। तो आरबीआई ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जीत लिया है। ठीक है, कौन से इनिशिएटिव के लिए? तो सारथी एंड प्रभा इनिशिएटिव। सारथी इनिशिएटिव जैन 2023, प्रभा इनिशिएटिव मई 2024 में लॉन्च हुआ था। टाटा एआईए लॉन्चेस शुभ फ्लेक्सी इनकम प्लान फॉर स्मार्ट सेविंग एंड लाइफ कवर। तो टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है शुभ फ्लेक्सी इनिशिएटिव। ठीक है, फिक्स फ्लेक्सी इनिशिएटिव जो कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड वेल्थ क्रिएशन करने में मदद करने वाला है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है ये क्लाइम्स अप टू 2.38%। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की डेटा है जहां पे डब्ल्यूपीआई के बारे में बात की जा रही है। फरवरी 2025 में डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन के दो इंडेक्सेस है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये कितना है आप देखोगे 2.38%। ठीक है,
इन्फीबीम पार्टनर्स विद सुटेक्स कोऑपरेटिव बैंक फॉर एनहांसिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे सीसी एवेन्यू प्लस सुटेक्स कोऑपरेटिव बैंक के बीच में एक एलयू साइन हुआ है, जहां पे हम लोग नेट बैंकिंग अपने उनके कस्टमर्स को नेट बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। अगेन आरबीआई परमिट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन विद मालदीव्स इन लोकल करेंसी। अभी मॉरिशस की बात की हमने, अब फिर मालदीव्स की बात हो रही है। मालदीव्स एंड इंडिया के बीच में मालदीव्स की जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, जहां पे हम जो ट्रेड कर रहे हैं उसका सेटलमेंट जो है वो लोकल करेंसी में करेंगे, यानी कि इंडियन रुपीस एंड मालदीवियन रुपया। बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की न्यूज की तरफ। तो जस्टिस हरीश टंडन has been appointed as the चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट। ठीक है, तो उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया? जस्टिस हरीश टंडन। ये अब तक कलकत्ता हाईकोर्ट में एज अ जज जो है वो काम कर रहे थे। ऑल्सो जस्टिस अरिंदम सिन्हा है ना, ये यहीं पे मतलब उड़ीसा हाईकोर्ट के अंदर एक्टिव चीफ जस्टिस के रूप में थे, और अब भैया इनको रिप्लेस कर दिया गया है। इसके बाद जस्टिस बीरन वैष्णव, इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया गुजरात हाई कोर्ट का। ठीक है, किसकी जगह पे? तो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी की जगह पे। ठीक है, क्या कह रहा हूं, उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में ये अपॉइंट किए गए। अब तक इनकी जगह पे एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन थी? जस्टिस अरिंदम। इसके बाद जस्टिस बीरन वैष्णव को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया गुजरात हाई कोर्ट का। अभी तक भैया इस पोजीशन को ये संभाल रही थी। ठीक है, ट्यूनिशियन प्रेसिडेंट अप्रूव्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे ट्यूनिशिया के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है। याद रखना, ये सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर है ट्यूनिशिया की। क्या नाम है? सारा जफरानी जंजरी। एन गणपति सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ टाटा कम्युनिकेशन। एन गणपति सुब्रमण्यम, इनको चेयरमैन ऑफ टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का चेयरमैन टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड बनाया गया है। प्रेजेंट पे ये पोर्टफोलियो से मैनेज कर रहे हैं। स्टुअर्ट यंग टू स्वॉर्न एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैको। तो यहाँ पे स्टुअर्ट यंग, ठीक है, ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैको के। ये डॉक्टर किथ रॉली को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अवार्ड्स की बात हो रही है तो स्कल्प्टर राम सुतार टू गेट महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड याद रखना महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर मैं स्कल्प्टर की बात करूं तो जो मूर्ति वगैरह बनाता है, तो राम सुतार साहब आप देखोगे है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी में इनका कंट्रीब्यूशन है। लॉर्ड राम की स्टैचू जो अयोध्या में है वहां पे इनका कंट्रीब्यूशन है। लॉर्ड शिवा की मूर्ति बेंगलुरु में वहां पे है। छत्रपति संभाजी महाराज जी की जो स्टैचू है मोशी पुणे के अंदर, वहां पे पद्मश्री, पद्म भूषण, टैगोर अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो राम सुतार, इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, जो कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है स्टेट का। तमिलनाडु इरिगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट गेट्स नेशनल अवार्ड। तो तमिलनाडु इरिगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, तो ऐसा प्रोजेक्ट कहां पे? तमिलनाडु के अंदर, जहां पे हम है ना एग्रीकल्चर के ऊपर तो काम कर रहे हैं, बट वाटर मैनेजमेंट, वाटर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इसको भैया ना यहाँ पे नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को 2017 में लॉन्च किया गया था। किसके मदद से? तो वर्ल्ड बैंक की मदद से, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट किया था। विजय शंकर को डेनमार्क का नाइट क्रॉस मिल रहा है। तो विजय शंकर ऑनर्ड विद नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैन ब्रॉग बाय द किंग ऑफ डेनमार्क फॉर हिज कॉन्सुलर सर्विसेज। ठीक है, अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया एम्बेसडर ऑफ डेनमार्क इन इंडिया, एक फंक्शन के दौरान, कहां पे? चेन्नई में। और ये एम्बेसडर कौन है? रास्मस अबिल्दगार्ड क्रिस्टनसन। 19th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड। ऑब्वियसली बात है, अवार्ड जो है वो जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। 19th एडिशन है। 27 जर्नलिस्ट को 20 अलग अलग कैटेगरी में न्यू दिल्ली के अंदर 19th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड जो है दिया गया है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जिसके अंदर 1 लाख रुपए का प्राइज मनी होता है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है सबसे पहली बार 2005 में। ठीक है, कि वो कितने लोग हैं भैया? 27 जर्नलिस्ट है जिनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया जा रहा है किसको? गुंटर ब्लोशल को। ठीक है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज किस लिए दिया जाता है? तो याद रखना, वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के लिए। ठीक है, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। तो 59th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 किसे दिया जाता है? विनोद कुमार शुक्ला। ये छत्तीसगढ़ के पहले राइटर है जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है, एंड हिंदी कैटेगरी के ये 12वें राइटर है। इस अवार्ड में आपको 11 लाख रुपए का कैश, एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ सरस्वती और एक सिटेशन मिलता है। ठीक है, ज्ञानपीठ कमेटी को लीड कौन कर रहे थे? प्रतिभा रे, जिन्होंने डिसाइड किया।
शुक्ला जी को भैया साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1999 में, ठीक है। याद रखना ये अवार्ड देता है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमेटी, जो कि ज्ञानपीठ के अलावा मूर्ति देवी अवार्ड भी देता है। पहले व्यक्ति थे ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले जी शंकरा कुरूप, जिन्हें 1965 में अवार्ड दिया गया था। साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज है ना, तो ट्रांसलेशन के लिए प्राइज दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य अकेडमी ने 22 बुक्स को सेलेक्ट किया है आज साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज, जिसमें 50,000 रुपए कैश, एक कॉपर प्लैक दिया जाता है, ठीक है। लोग हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, एक बार आप देखोगे। इंडियन स्कॉलर गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवेक अवार्डेड 2025 होलबर्ग प्राइज। तो गायत्री चक्रवर्ती स्पीवैक, इनको 2025 का होलबर्ग प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है। इस अवार्ड की शुरुआत 2003 में। इस अवार्ड को देता कौन है? नॉर्वे। अभी अनाउंसमेंट हुआ है, बेसिकली अवार्ड को बाद में दिया जाएगा, ठीक है। जून 5 को अवार्ड दिया जाएगा नॉर्वे के अंदर। Preveg all-terrain still vehicle undergoes military trials gets IDEX recognition। तो यहाँ पे Preveg जो कि एक ऑल टेरेन व्हीकल है, मतलब किसी भी टेरेन, किसी भी रास्ते में चल सकता है, इसे आइडक्स अवार्ड दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो रही है। डब्ल्यूएचओ ने 3 सिटीज को ऑनर किया है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी सिटीज जिन्होंने पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, उनको डब्ल्यूएचओ अवार्ड दे रही है। वो सिटीज कौन कौन सी आप देखोगे तो अर्जेंटीना की कोर्डोबा फूड पॉलिसी के लिए, ब्राजील की फोर्टालेजा, एंड यूके नदर्न आयरलैंड की ग्रेट मैनचेस्टर। अवार्ड कौन दे रहा है? तो डब्ल्यूएचओ। अवार्ड हुआ का तो एक मीटिंग थी जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज समिट, पेरिस के अंदर हुआ। एंटायर बॉर्डर विथ म्यांमार टू बी फेंस्ड इन 10 ईयर। आने वाले 10 सालों में, है ना, जो बॉर्डर एरिया हम शेयर करते हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। वो टोटल कितने किलोमीटर का है? इतने किलोमीटर का है। तो इसमें हम लोग फेंसिंग का काम करने वाले हैं, फेंसिंग लगवाने वाले हैं, ठीक है। टोटल आप देखोगे 31,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। रैंक एंड रिपोर्ट्स की बात हो रही है। इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर यूएस एंड ऑल टाइम फंडिंग फॉर वुमेन लेड टेक स्टार्टअप्स। मतलब इस रिपोर्ट से आपको यह पता चल रहा है कि ऐसे कौन सी देश है जो कि अपने यहां पे स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा फंडिंग दे रही है। कौन से स्टार्टअप्स? जिनको लीड महिला कर रही है, ठीक है। तो इसके रैंकिंग पे यूएसए टॉप पे है, सेकंड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल कैपिटल मोबिलाइजेशन जो है 26 बिलियन है टिल डेट। फर्स्ट नंबर पे आपको यूएसए देखने को मिलेगा। इंडिया होम टू इंडिया के अंदर आप देखोगे 7,000 एक्टिव वुमेन लेड स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्टिव स्टार्टअप्स में वुमेन लेड स्टार्टअप्स का शेयर 7.5% है। इन्होंने इतना बिलियन फंडिंग रेज किया है, एंड यूएसए के स्टार्टअप्स ने इतना बिलियन फंडिंग रेज किया है, ठीक है। अगर मैं साल की बात करूं 2021 में इंडियन स्टार्टअप्स ने इतना फंडिंग रेज किया था, ठीक है। इसके अलावा भी आपको डेटा देखने को मिलेगा, ये भी एक बार आप चेकआउट करोगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, ठीक है, ये आपके सामने है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 6 चीजों पे डिपेंड करता है ना, किसी की रैंकिंग कितनी है ये कुछ पैरामीटर्स पे बेस होती है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी वहां पे क्या है, इनकम कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स पे बेस्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, ठीक है। हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड है लगातार 8वीं बार। अनहैप्पीएस्ट कंट्री अफगानिस्तान है जिनकी रैंकिंग 147 है लगातार 4थी बार। इंडिया की रैंकिंग 118 है, पहले पिछले साल इंडिया की रैंकिंग 126 थी। इंडिया की सबसे लोएस्ट रैंकिंग, सबसे खराब रैंकिंग इंडिया की 2012 में थी 144, एंड सबसे अच्छी रैंकिंग इंडिया की 94th पोजीशन थी 2022 के अंदर, ठीक है। इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025। बायो इकोनॉमी का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी वाली इकोनॉमी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब हम लोग बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं नई चीजों को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो उसी से जब हम कोई चीज डेवलप करते हैं उसी की इकोनॉमी को बायो इकोनॉमी कहते हैं। तो इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 हैज बीन रिलीज, ठीक है, रिलीज किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है ये 2024 में 165.7 बिलियन पहुंच गई है। 2014 में सिर्फ 10 बिलियन की थी, ठीक है। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 17.9% का रहा है अगले 4 सालों में, ठीक है। बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन इंडिया के टोटल जीडीपी में 4.25% रहा है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया के अंदर अगर आपको याद हो बायो E3 पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी, जिसको इंप्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट असम है। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स
spiraling weather and climate impact। तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया, जहां पे कहा जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ये 420 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच चुका है 2023 में, है ना। पिछले 8 लाख सालों में ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्लोबल वार्मिंग 1.34 से लेकर 1.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1850 से 1900, है ना। उसके बाद अब CO2 लेवल 2023 जो है 420.0 प्लस 01 पर्टिकुलर मैटर, है ना, ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे CO2 एमिशन के बारे में डेटा जो आपके सामने रखी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड CDRI यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अनवील्स रोड मैप टू स्ट्रेंथन इंडिया का टेलीकॉम रेजिलेंस। तो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के लिए भैया, इंडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री को इन्हांस करने के लिए, है ना, यहाँ पे आप देखोगे डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क रिपोर्ट रिलीज किया गया DOT एंड CDRI के द्वारा, ठीक है। 5 स्टेट्स के अंदर स्टडी को कंडक्ट किया गया, है ना। एंड यहाँ पे स्टडी में क्या देखा गया कि इंडिया की जो टेलीकॉम सेक्टर है वो कितनी ज्यादा वल्नरेबल है। हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच, ऐसे कौन सी देश है जहां पे फ्री स्पीच को प्रमोट किया जाता है, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग 24th है, इंडिया स्कोर 62.6 है। टॉप कर रही है नॉर्वे, ठीक है। एंड कुछ लास्ट में आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025, तो सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो 15th एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट, सिर्फ यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती तो आप MIT बोलते। तो आप देखोगे ग्लोबली 20th पोजीशन पे, 26th पोजीशन पे, देखो 20th पोजीशन पे आपको कौन देखने को मिलेगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग एंड मिनरल एंड माइनिंग सब्जेक्ट में टॉप कर रही है, मतलब ओवरऑल 20th पोजीशन है। फिर 26 पे IIT दिल्ली इंजीनियरिंग टेक, 27 पे IIM अहमदाबाद बिजनेस एंड मैनेजमेंट, 28 पे IIT बॉम्बे इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद इंडिया जो है 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू एंट्रीज एंड 12th फॉर नंबर ऑफ ओवरऑल एंट्रीज, है ना। न्यू एंट्रीज सब्जेक्ट वाइज जो है उस मामले में इंडिया 5th नंबर पे है, तो ओवरऑल एंट्रीज के मामले में भारत 12वीं नंबर पे है, ठीक है। पहले 4 पे चाइना, USA, UK, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन विद टॉप सब्जेक्ट्स हार्वर्ड है, 15 सब्जेक्ट्स में हार्वर्ड जो है टॉप कर रही है। MIT सेकंड पे है जो कि 11 सब्जेक्ट्स में टॉप कर रही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है। सेंटर ने अप्रूव किया है ₹4500 करोड़ का 6 लाइन हाईवे प्रोजेक्ट, जो कि JNPT, है ना, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को कनेक्ट करेगी चौक से, ठीक है। सिंपल सी बात है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 6 लाइन की एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कनेक्ट करेगी चौक के साथ, कहां पे, महाराष्ट्र के अंदर, अंडर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, आपको पता है। टोटल फंडिंग यहाँ पे 4500 करोड़ का होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इनॉग्रेट्स SN बोस बिल्डिंग एट ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्लान। तो राफेल मारियानो ग्रोसी जो कि DG है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है SN बोस बिल्डिंग, है ना, कहाँ पे, सुषमा स्वराज बिल्डिंग, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। कैटलाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन स्टील सेक्टर, तो कैटलाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन स्टील सेक्टर नाम की एक समिट हुई, कहाँ पे, विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर। और यहाँ पे 3 नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम्स को इनिशिएट किया गया। एक है चैलेंज मेथड, ओपन इनोवेशन मेथड, स्टार्टअप एक्सेलरेटर। मोटिव क्या है, वही स्टील सेक्टर को इनहांस कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, ठीक है। मिशन अमृत सरोवर का मोटिव क्या था, याद हो अगर, मिशन अमृत सरोवर वाज लॉन्च ऑन अप्रैल 2022। इसका मोटिव था कि जो पॉन्ड्स है उसको रिजुविनेट करना, हर डिस्ट्रिक्ट में 75 पॉन्ड्स को हम लोग रिजुविनेट करेंगे, ठीक है। तो इंडियन रेलवे जो है इस मिशन को ज्वाइन कर रही है। ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम लोग एक ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स, है ना, को स्टैब्लिश करेंगे, जिसकी कैपेसिटी होगी, है ना, 12.7 LMT यूरिया को प्रोड्यूस करना साल में, ठीक है। 10601.40 करोड़ का यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। डेट इक्विटी रेशियो 70:30 होने वाला है थ्रू एक जॉइंट वेंचर, ठीक है। इस जॉइंट वेंचर में आप देखो गवर्नमेंट ऑफ असम भी शामिल है, BVFSL शामिल है, हिंदुस्तान उर्वरक शामिल है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड शामिल है, OIL इंडिया लिमिटेड शामिल है। 28 एडिशन ऑफ कॉन्वोकेशन एंड शिष्योपनायनिया संस्करा,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ ने होस्ट किया है 28 कन्वोकेशन शिष्योपन्यायनिया संस्करा, कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर, जहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे प्रोफेसर बनवारी लाल गौर को, विधुभूषण नंद को, कुलवंत सिंह को, वैद्य मोहन नारायण तांबे को, सतारा को। इंडिया फर्स्ट पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को स्टैब्लिश किया जा रहा है इंदौर के अंदर। याद रखना, इंदौर जो है भारत की क्लीनेस्ट सिटी है, लगातार 7वीं बार अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है। इंडिया एआई हैकाथॉन टू रिवोल्यूशनाइज एआई ड्रिवन मिनरल टारगेटिंग। तो यहाँ पे इंडिया एआई एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया एआई हैकाथॉन, जो कि एक कंपटीशन होगा। ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज इसको यहाँ पे 10 लाख मिलेगा, सेकंड प्राइज को 7 लाख एंड थर्ड प्राइज को 5 लाख। सेंटर ने अप्रूव किया है 4500 करोड़ का 6 लाइन हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्ट, ये तो हो गया है, ये भी हो गया है। 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2024, अगेन एक हैकाथॉन, 6 मंथ्स का एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, टोटल बजट 1.5 करोड़ है ना। 5G के सेक्टर में लोग काम करेंगे बेसिकली। पहले विनर को 5 लाख, विनर को 5 लाख, रनर को 3 लाख, सेकंड रनर को 1.5 लाख। 6 sites added to Indian tentative list by UNESCO World Heritage Center। तो यहाँ पे आप देखोगे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है। आप देखोगे टोटल, आप देखोगे 35, 36, 43 है ना, 43 ऐसे प्रॉपर्टीज है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है भारत की तरफ से। आखिरी वाला है ना अहोम डायनेस्टी का मोइडाम होगा, जो कि एक माउंट बोरियल है जहां पे उनको दफनाया वगैरह जाता था, लचित बोरपुकान, अगर आपको याद हो, अहोम डायनेस्टी के थे। तो 6 साइट्स को यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है। तो अब 62 ऐसे साइट्स हैं भारत के जो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है, कि एग्जैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं। प्रसार भारती शब्द फ्री सब्सक्रिप्शन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025। तो प्रसार भारती शब्द जो है, ये इनिशिएटिव क्या है भैया, इसे लॉन्च किया गया था मार्च 2024 में, जहां पे आपको सारे जो है ऑडियो विजुअल्स में आपको क्या मिलने वाला है, न्यूज वगैरह मिलने वाला था। ठीक है। इसको मार्च 2026 तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आईओसीएल बीपीसीएल ने लॉन्च किया है सक्षम। सो ऑयल एंड गैस पीएसयू, आईओसीएल एंड बीपीसीएल ने लॉन्च किया है सक्षम, जो कि एक 14 दिनों का अवेयरनेस कैंपेन है ग्रीन एनर्जी एंड फ्यूल कंजर्वेशन के ऊपर। ठीक है। बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बिकम इंडिया का पहला बीआईएस सर्टिफाइड, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड वाटर बोर्ड। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये लोग साफ ड्रिंकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। स्कीम इनिशिएटिव की बात हो रही है, तो द यूनियन कैबिनेट हैज एलोकेटेड एन एडिशनल 1000 करोड़ फॉर द नेशनल प्रोग्राम फॉर डेली डेवलपमेंट। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेली डेवलपमेंट के लिए आप देखोगे 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और कर दिया गया, यानी कि अब टोटल कितना हो गया, 2790 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेशनल प्रोग्राम फॉर डेली डेवलपमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स आपको याद रखना। मोटिव क्या है, ऑब्वियसली मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज एलोकेशन फॉर विज्ञान धारा स्कीम। तो विज्ञान धारा स्कीम के अंदर ₹1425 करोड़ जो है वो बढ़ाया गया है। पहले 2024-25 में 330 करोड़ था। ठीक है। और मैं ओवरऑल बात करूं तो 10,579.84 करोड़ इसका टोटल अलॉटमेंट है। ठीक है। 16 जनवरी 2025 में से लॉन्च किया गया था। यूनियन कैबिनेट हैज रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन, 3400 करोड़ का यहाँ पे अलॉटमेंट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल कैबिनेट रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन विद टोटल आउटफ्लो ऑफ 3400 करोड़। एडिशनल आउटफ्लो दिया गया इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए 1000 करोड़। ठीक है। थर्ड एडिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर यंग ऑथर्स मेंटोरशिप स्कीम। तो थर्ड एडिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर यंग ऑथर मेंटोरशिप स्कीम को लॉन्च किया गया मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड एनबीटी, यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। मोटिव क्या है, यंग ऑथर्स को नर्चर करना है, और साथ ही साथ ऑथर्स को 50 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 6 महीने तक, 50,000 रुपए महीना। ठीक है, ताकि वो लिखें। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस विद 60% कवरेज ऑन लोन्स अप टू ₹100 करोड़। तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जहां पे 60% गारंटी जो है कवरेज दिया जाएगा बाय एनसीजीटीसी, है ना। एनसीजीटीसी के द्वारा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, है ना, 60% तक का गारंटी दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर पैसे वापस नहीं भी आते तो आपका 60% तो लौट ही जाएगा। ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात कर रहे हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप 2025 खत्म हुआ। ठीक है। जहां पे वुमेन सिंगल्स का टाइटल एनसी यंग, मेंस का सिंगल्स का टाइटल शी यू क्यू, मिक्स डबल्स गोआ जिंग वा एंड जिंग फांग यू,
वुमेन्स डबल्स टाइटल मत्सुमाया नमी एंड शिडा चिहारू। मेंस डबल्स टाइटल किम वॉन हु एंड सी सोंग सिंह। याद रखना ओल्डेस्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाला है, ठीक है। इंडिया की तरफ से आप देखो सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है सिंगल्स कैटेगरी में, प्रकाश पादुकोण यानी कि दीपिका पादुकोण की पिताजी एंड पुलेला गोपीचंद। क्रिस्टी कोवेंट्री इलेक्टेड 10th आईओसी प्रेसिडेंट एट 144th आईओसी सेशन ग्रीस। तो 144th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग चल रही थी कहां पे, ग्रीस के अंदर, जहां पे जिम्बाब्वे के क्रिस्टी कोवेंट्री को, है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्या बनाया गया, हेड बनाया गया, ठीक है। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, थॉमस बैक को रिप्लेस कर रहे हैं। और याद रखना ये पहली महिला होने वाली है, यंगेस्ट भी, आफ्टर कौन, कोबेटन के द्वारा। SRFI यानी कि स्क्वैश इंडियन टूर 2025 पीएसए चैलेंजर। तो यहाँ पे आप देखोगे SRFI इंडियन टूर 2025 पीएसए चैलेंजर इवेंट हुआ, है ना, एट इंडियन स्क्वैश एंड ट्राइलैथन एकेडमी चेन्नई के अंदर। यहाँ पे अनहद सिंह अपना 10वां टाइटल जीत रही हैं, मेंस टाइटल वीर चोत्रानी जीत रहे हैं, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 कंक्लूड हुआ, जहां पे इंडिया ने 33 मेडल जीते, जिसमें से 8 गोल्ड आपको शामिल देखने को मिलेंगे। कहां हुआ है, इटली के अंदर, 12वां एडिशन है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 12th एडिशन कंप्लीट हुआ, 11 से 13 मार्च के बीच हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर। इंडिया ने सबसे ज्यादा 134 मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, ठीक है, इसका सेकंड एडिशन होने वाला है, ठीक है। और इसी का एंथम मैस्केट वगैरह जो है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, 20 से 27 मार्च के बीच में खेला जाएगा। मैस्केट उज्ज्वला है, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स और हौसलों की उड़ान इसकी टैगलाइन है। एंथम है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। मुंबई इंडियंस ने अपना सेकंड आईपीएल टाइटल जीत लिया है, ठीक है, दिल्ली को हरा के। हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2024 आप देखोगे 7वां एडिशन है, ये सारे विनर्स हैं, एक बार आप देख के जाएंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोर्ड अप्रूव्स बॉक्सिंग फॉर इंक्लूजन इन 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स। तो लॉस एंजलिस के अंदर होने वाले ओलंपिक गेम्स में बॉक्सिंग को इंक्लूड करने की बात यहाँ पे की जाएगी। कौन सा होगा, ये समर ओलंपिक्स होगा, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का सेकंड एडिशन फर्स्ट फेज हो चुका लद्दाख में 23 से 27 जनवरी के बीच में, जहां पे मैस्कट था शेने शे। अब सेकंड एडिशन होगा जम्मू एंड कश्मीर में। पहले एडिशन में इंडियन आर्मी ने सबसे ज्यादा मेडल यानी कि 18 मेडल जीते थे। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग्स 2025 इंडिया ने जीत लिया है, पहला एडिशन था, किसको हराया है, वेस्ट इंडीज को हराया। हॉकी झारखंड ने अपना 15वां इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप अवार्ड जीता है, किसको हराया है, हरियाणा की टीम को हराया है। डिफेंस अफेयर्स की बात कर रहे हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया सेकंड फ्रिगेट, क्या नाम है, तवस्या। पहले का नाम क्या था, त्रिपुत। तो त्रिपुट डिलीवर किया जा चुका है, अब तवस्या जो है वो बना के डिलीवर किया जा चुका है। एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम एलसीए तेजस। तो एक ऐसा मिसाइल जो कि हवा से ही हवा में मारेगा, ठीक है, इसको टेस्ट फायर किया गया है। 100 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 3.8 मीटर इसका लेंथ है, 184 इसकी वेट है, 15 केजी का एक्सप्लोजिव लेके घूम सकता है। यूक्रेन ने एक्वायर कर लिया है ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम, ठीक है, जिसे डेवलप किया गया है यूके और डेनमार्क के द्वारा मिलकर। इसकी स्पीड है 2.5 मैक, टारगेट रेंज है 12 माइल तक के एरिया को मार सकता है, 12 माइल तक के टारगेट को हमला कर सकता है। वरुणा एक्सरसाइज का 23rd एडिशन आपके सामने है, ठीक है। तो इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेगी एंड फ्रांस नेवी पार्टिसिपेट करेगी। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, 19 से 22 मार्च के बीच में से कंडक्ट किया जा रहा है। ये भी हो गया है। थेल्स एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ लेजर बीम राइडिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल एंड लॉन्चर टू इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे थेल्स यूके जो है एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जहां पे हम लोग काम करेंगे किसके ऊपर, विशॉर्ड मिसाइल्स के ऊपर, वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के ऊपर, ठीक है। इसमें जो सामान लगाया जाएगा 60% इंडिजीनियस सामान होगा। चाइना, ईरान और रशिया के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हो रहा है, कहां पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पे ऑब्जर्वर कंट्रीज देखने को मिलेगी। डायमंड DA-40 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट, तो यहां पे आप देखोगे शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड प्लस ACI यानी कि एरो क्लब ऑफ इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ, जहां पे हम लोग 200 डायमंड DA-40 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करें एंड सप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जो एयरक्राफ्ट होता है ना, ये किसके काम आता है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने के, ठीक है। मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस की बात हो रही है, तो 14th एडिशन ऑफ द आसियान डिफेंस
आसियान की 14th एडिशन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है। एंड एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म की मीटिंग हुई कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर। राजेश कुमार सिंह इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, है ना। तैमूर लिस्से के पास, अगर आपको याद हो, ऑब्जर्वर स्टेटस है। इंडिया इनोवेशन समिट फोकस ऑन पायनियरिंग सॉल्यूशन टू एलिमिनेट टीबी। टीबी एलिमिनेट करने का हमारा टारगेट 2025 का है, ग्लोबल टारगेट 2027 का है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुप्रिया पटेल जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने इंडिया इनोवेशन समिट पायनियरिंग सॉल्यूशन टू एंड टीबी एट भारत मंडपम एक समिट को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। 10th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग, तो 10वां एडिशन है किसका, रायसेना डायलॉग का। 17 मार्च को इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। थीम है कलाचक्र पीपल पीस प्लैनेट, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दोनों ने मिलकर अमाउंट एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। चलो, हाँ। एडीबी लॉन्चेस फ्रंटियर सीड टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ एंड ओशन इंपैक्ट इन द पैसिफिक। तो एडीबी ने एक फ्रंटियर सीड प्रोग्राम को इनिशिएट किया है, ठीक है, और उसके लिए 2 कंपनीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है जिसको ये फंडिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। 2 कंपनीज कौन कौन सी है, तो सीपैक पीटी लिमिटेड एंड काहूटो पैसिफिक, ठीक है। एमओयूज, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया पार्टनर्स विद इंडिजिनियस जनरेटिव एआई कंपनी सर्वम एआई टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस ऑफ आधार सर्विसेज। तो यूआईडीआई प्लस सर्वम एआई जो है ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहां पे 1 सालों के लिए, ठीक है, 1 सालों के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है आधार सर्विसेज में करेंगे, यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। आंध्र गवर्नमेंट गेट्स फाउंडेशन कम टुगेदर टू लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन आउटकम। तो आंध्र प्रदेश और गेट फाउंडेशन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ जहां पे आंध्र प्रदेश के अंदर हेल्थ केयर, मेडटेक, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया जाएगा। बीपीसीएल टू डेवलप फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड विटॉल एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ब्लज एयरोस्पेस, एनहेरिट एंड नर्ट कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक एमओयू साइन कर रहे हैं जहां पे पहला हाइड्रोजन फ्यूल्ड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात की जा रही है। विप्रो, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टर्बो टेक सर्विसेज अनाउंस पार्टनरशिप विद निविडिया। तो एनुअल निविडिया जीपीयू टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस यूएसए में हुआ जहां पे विप्रो निविडिया के बीच में एजेंटिक एआई सर्विसेज के लिए यहाँ पे भैया एमओयू साइन हुआ। टेक महिंद्रा एंड निविडिया के बीच में एक फार्मा कोविजिलेंस सॉल्यूशन को इनॉग्रेट किया गया। एंड लार्सन टर्बो एंड निविडिया के बीच में ट्रैक एआई एंड एआई पावर रेलवे ट्रैक इंस्पेक्शन सॉल्यूशन को इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। इसके बाद लोकसभा सेक्रेटरिएट मीटी साइन एमओयू टू लॉन्च संसद भाषिनी फॉर एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल पार्लियामेंट्री ऑप्स। तो यहाँ पे लोकसभा प्लस सेक्रेटरी प्लस मीटी ने एक एमओयू साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एआई पावर सॉल्यूशन नेम संसद भाषिनी। तो संसद के जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको सभी भाषाओं में पहुंचाने के लिए बेसिकली। भारतीय एयरटेल, एरिक्सन, वॉल्वो ग्रुप टू एक्सप्लोर एक्सआर डिजिटल ट्विन टेक एआई इन मैन्युफैक्चरिंग। तो भारतीय एयरटेल प्लस एरिक्सन प्लस वॉल्वो ग्रुप के बीच में एमओयू साइन हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह में किया जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, टेक महिंद्रा एक्सपैंड पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड टू स्केल एंटरप्राइज वाइड एआई अडॉप्शन। टेक महिंद्रा प्लस गूगल क्लाउड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है जहां पे हम लोग, है ना, आर्टिफिशियल अडॉप्शन एंटरप्राइजेस के अंदर इसको एनहांस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीकली सेशन था जिसमें हमने बात किया, है ना, कौन से पीडीएफ को, तो 16 से लेकर 23 मार्च के सभी पीडीएफ को, न्यूज को आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ये वही पीडीएफ है जो कि आपको वीक के बाद मिलती है, जिससे रिलेटेड आपको एक एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको टेस्ट भी अवेलेबल होने वाला है, ठीक है। आप कहोगे सर बहुत तेज क्यों कराया, क्योंकि ये वही न्यूज़ थे जो कि हमने ऑलरेडी डेली सेशंस में देखे थे। अगर मैं बहुत ज़्यादा आराम से कराता तो 110 क्वेश्चन थे, ये सेशन 2 घंटे 2.5 घंटे का हो जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने छोड़ा नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही हम लोग देखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल अपने रेगुलर वाले सुबह 8 बजे वाले सेशन में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।